NCERT क्लास 9 साइंस चैप्टर 4 उसमें हम लोग क्लास नंबर 2 देखते हैं। तो पिछले क्लास में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और जे थॉमसन का मॉडल देखा था। इसमें हम लोग देखते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो रदरफोर्ड भी एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने भी एक मॉडल दिया था एटम का, जिसमें इन्होंने और इनके स्टूडेंट्स ने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था कि फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। तो एक गोल्ड फॉइल लिया गया, बहुत ही थिन, है ना। उस थिन गोल्ड फॉइल में अल्फ़ा पार्टिकल्स को स्ट्राइक किया गया, फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स को। तो गोल्ड फॉइल वॉज सेलेक्टेड बिकॉज इट इज़ वेरी थिन। तो गोल्ड फॉइल बहुत ही थिन है, तो डायरेक्ट वो चाहते थे एटम पे स्ट्राइक हो और किसी तरह जो एटम है उसका स्ट्रक्चर पता चल पाए कि एटम के अंदर क्या क्या है और मतलब कहाँ कहाँ पर है, बेसिकली अरेंजमेंट कैसा है। दिस गोल्ड फॉइल वॉज अबाउट 1000 एटम्स थिक। तो उसमें सिर्फ 1000 एटम्स थे लगभग, बहुत ही पतला गोल्ड फॉइल लिया गया था, थिकनेस उसका दिया है। अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं हीलियम 2+ आयंस। तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को इस चैप्टर में थोड़ा सा देखना है ना, बेसिक्स में, और फिर 11th में हम लोग और अच्छे से डिटेल में देखेंगे अरेंजमेंट। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं He2+ आयंस, डबली चार्ज हीलियम आयंस। तो डबल चार्ज उसमें हीलियम आयंस होते हैं, ठीक है। तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनके हटा देंगे तो फिर आपका हीलियम न्यूक्लियस ही बचेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो इसे हीलियम न्यूक्लियस भी कहते हैं। सिंस अल्फ़ा पार्टिकल्स हैव अ मास ऑफ 4 यूनिट, तो हम लोग को मास नंबर भी पढ़ना है। तो न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स, तो 4 यूनिट यहाँ पर मास है। द फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। उसमें अच्छी एनर्जी होती है फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स में। एक्सपेक्टेशंस, तो क्या उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद क्या क्या होगा। पहला तो अल्फ़ा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम्स। तो गोल्ड एटम्स में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है ना, उसके कारण क्या होगा कि अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या करेगा, डिफ्लेक्ट होगा। सिंस द अल्फ़ा पार्टिकल्स वर मच हैवियर देन द प्रोटॉन्स, लार्ज डिफ्लेक्शन वर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी सीन। तो जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हैवी होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन्स। तो लार्ज डिफ्लेक्शन मतलब एक्सपेक्ट किया गया था कि लार्ज डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स का मास बहुत ज़्यादा होता है। अब रिजल्ट क्या क्या है, तो मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल। तो जो एक्सपेक्ट किया गया था वैसा रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट अलग आया। पहला जो रिजल्ट था कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। दूसरा, सम ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या किए, डिफ्लेक्ट किए गए स्मॉल एंगल से। सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू रिबाउंड। तो लगभग 12,000 में से लगभग एक पार्टिकल ऐसा था जो रिबाउंड हो गया, वापस अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, ठीक है, ऐसे आ रहा था और ऐसे ही चला गया, ठीक है। तो ये सब जो रिजल्ट थे वो अनएक्सपेक्टेड थे। तो इससे फिर क्या क्या कंक्लूड किया गया, तो कंक्लूजन्स, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज़ एम्प्टी। तो जो स्पेस, ज़्यादातर स्पेस है एटम के अंदर, वो क्या है, एम्प्टी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। क्योंकि जो ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स है वो गोल्ड फॉइल से डायरेक्ट पास कर दिया गया, मतलब चला गया। तो ज़्यादातर स्पेस क्या है, एम्प्टी है। The positive charge of the atom occupies very little space because very few particles were deflected from their path. तो पॉजिटिव है हीलियम 2+, और प्रोटॉन भी पॉजिटिव है, तो डिफ्लेक्शन होगा, राइट, लाइक चार्जेस रिपेल। लेकिन डिफ्लेक्शन बहुत ही कम किया गया, तो जो प्रोटॉन्स है वो बहुत ही कम जगह, है ना, बहुत ही कम जगह पर होंगे। लेकिन थॉमसन मॉडल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया था, लेकिन इस मॉडल से पता चला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही थोड़ी जगह पर होगी। अगला है, ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसनट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। तो जितना भी मास है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही कम वॉल्यूम पर होना चाहिए, छोटे से वॉल्यूम पे होना चाहिए एक साथ, क्योंकि अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। तो जो रिबाउंड हो गए, कुछ रिबाउंड हुए थे, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंसनट्रेटेड है एक जगह पर। तो सारा पॉजिटिव चार्ज और मास एक जगह पर कंसनट्रेटेड है। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे। तो इन रिजल्ट्स को देखकर और कुछ कैलकुलेशंस करके अपना रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल दिया। तो न्यूक्लियर मॉडल पुट फॉरवर्ड बाय रदरफोर्ड। तो सबसे पहला,
देयर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो उन्होंने कहा कि एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है एटम में जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के जिन सर्कुलर पाथ में। तो उन्होंने सर्कुलर पाथ बोला था। तो इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं इन सर्कुलर पाथ्स। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम। अब वो जो न्यूक्लियस है जहाँ पर मास और पॉजिटिव चार्ज है, मतलब प्रोटॉन्स जहाँ पर है, उसका साइज़ बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू साइज ऑफ द एटम। तो अब ड्रॉबैक भी हम लोग देखते हैं कि रदरफोर्ड्स मॉडल के ड्रॉबैक क्या थे। तो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम। द रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। ठीक है, अब ऐसा स्टेबल क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमें फिजिक्स में पढ़ना है, और फिर 11th में सर्कुलर मोशन, एक्सेलरेशन, वेक्टर क्वांटिटीज़ को और डिटेल में हमें पढ़ना है। तो जो मोशन होता है सर्कल में, उसमें जो पार्टिकल होता है उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, हर पॉइंट पे टेंजेंट के अलॉन्ग होती है, चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है, तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाए तो वेलोसिटी को चेंज माना जाएगा, और चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो वहाँ पर उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है हर मोमेंट पे, हर समय। तो जब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, चाहे डायरेक्शन चेंज हो जाए, चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, चाहे दोनों चेंज हो जाए, चेंज ऑफ वेलोसिटी माना जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, और ये चार्ज पार्टिकल्स है। तो यहाँ पर कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट होता है तो हीट मतलब एनर्जी रेडिएट करता है, मतलब एनर्जी उससे निकलती है, और जैसे जैसे इसकी एनर्जी निकलती जाएगी तो धीरे धीरे क्या होगा, एनर्जी लूज़ करेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब ये न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा। तो ये स्टेबल नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। तो कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो उसका एक्सेलरेशन होगा। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन के दौरान चार्ज पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी। तो जो चार्ज पार्टिकल्स है वो एनर्जी को रेडिएट करेगा। दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी धीरे धीरे लूज़ करेगा, और एक समय आएगा जब वो न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। इफ़ दिस वर सो अगर ऐसा होता, द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल एंड हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट। तो एटम अनस्टेबल है और मैटर एटम से बने, तो एटम्स अगर कोलैप्स करके तो मैटर नहीं बनेगा। पर हम देखते हैं मैटर तो स्टेबल है हमारे सामने, जो हम देखते हैं। If this were so, the atom should be highly unstable and hence matter would not exist in the form that we know. But we know that the atoms are quite stable. Atoms तो stable होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर नील्स बोर ने एक मॉडल दिया, रदरफोर्ड मॉडल के जो लिमिटेशंस थे उसको हटाने के लिए। तो उन्होंने भी कुछ पॉस्टुलेट्स दिए। उनके पॉस्टुलेट्स में थे ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। तो जो इलेक्ट्रॉन्स, रदरफोर्ड ने कहा था इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन बोर ने कहा कि ये जो ऑर्बिट्स हैं जिसके अराउंड मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, वो कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स ही होंगे, हर ऑर्बिट पे रिवॉल्व नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन। वो स्पेशल ऑर्बिट्स को उन्होंने क्या कहा, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स का, या एनर्जी शेल्स हम लोग कह सकते हैं। अब वो ऑर्बिट्स क्या होते हैं, इसके लिए हम लोग को क्लास 11th में देखना पड़ेगा। क्लास 11th में जो चैप्टर 2 है हमारे पास केमिस्ट्री का, उसमें इसको डील किया गया, उसमें इसके बारे में बताया गया है कि वो स्पेशल ऑर्बिट्स कौन से होते हैं। ठीक है, पर अभी हमें बस इतना जानना है कि कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स ही हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम सकता है। वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अगर इसी स्पेशल ऑर्बिट्स में घूमेंगे तो वो फिर रेडिएट नहीं करेंगे एनर्जी, है ना। तो वो रेडिएट तब नहीं करेंगे क्योंकि अगर वो रेडिएट करेंगे तो एनर्जी लूज़ होगा और वो कोलैप्स करेंगे। लेकिन कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स होती हैं, उन ऑर्बिट्स में अगर ये रिवॉल्व करेंगे तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी
लेवल्स। तो ये इन्हें एनर्जी लेवल्स कहा गया। जैसे ये न्यूक्लियस है तो पहला एनर्जी लेवल n=1, फिर n=2, फिर n=3, फिर n=4। इसको डेजिग्नेट किया गया, इसको K बोला गया, K शेल, L शेल, M शेल और N शेल। तो यह K से शुरू किया गया, ठीक है। तो ये कुछ शेल्स थे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, इसके आगे भी होंगे ऐसे, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर पाएगा। उसके बाद 1932 में क्या हुआ, जेम्स चैडविक। तो जे चैडविक इन्होंने क्या किया, न्यूट्रॉन की खोज की। अब जैसे इलेक्ट्रॉन्स था, प्रोटॉन्स था, तो फिर न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स की भी खोज की गई, ठीक है। इसके बारे में भी हमें न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई नहीं इसको देखना है, पर ये हमें फिज़िक्स में देखना है, ठीक है। और शायद इसे क्लास 12th में हमें देखना है कि ऐसी क्यों ज़रूरत पड़ी न्यूट्रॉन्स की, है ना। क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स चार्ज तो बैलेंस कर दे रहे थे, लेकिन फिर न्यूट्रॉन्स जो थे उनका पता कैसे लगाया गया। तो अभी बस हमें इतना जानना है कि जो न्यूट्रॉन्स थे उनकी खोज की गई और उनमें कोई चार्ज नहीं था। अ मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। तो इनका जो मास है वो लगभग प्रोटॉन के बराबर ही है। 1 AMU हम लोग लेते हैं जनरल में अप्रॉक्सीमेशन। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं सारे एटम्स के एक्सेप्ट हाइड्रोजन। सिर्फ हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए कई बार हाइड्रोजन को प्रोटॉन भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास, वो भी अगर हम लोग निकाल दें किसी तरह, तो H+, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स भी नहीं और इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, तो H+ को प्रोटॉन हम लोग कहते हैं। और जो H एटम है हमारे पास उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसे हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को E से, प्रोटॉन को P से, इसे N से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो मास होता है एटम का, तो अभी हमने 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स देखे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। जो प्रोटॉन्स होता है और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं इनके मासेस होते हैं, जिसके कारण एटम का मास होता है। तो इनका जो मास होता है वो डिफ़र करता है बहुत कम, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली दोनों को 1 हम लोग मान के चलते हैं। 1 एटॉमिक मास यूनिट AMU, और अब इसको हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, ठीक है। तो आगे जब आप पढ़िएगा तो फिर 11th में ये है, तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा, ये सब फिर हमें पढ़ना है 11th में ये सब बातें, तो वहाँ पर बताया जाएगा। अब उसको हम लोग यूनिफाइड मास U से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने ये 9th में भी देखा था, 9th में जो हमारे पास चैप्टर 3 था उसमें भी हमने थोड़ा बहुत इसको देखा था कि हम लोग यूनिफाइड मास U से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मास ऑफ एन एटम क्या होता है, ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, NCERT इन टेक्स्ट अनसॉल्व्ड है। तो द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, हीलियम एटम हैज़ एन एटॉमिक मास ऑफ 4 यूनिट। तो हीलियम में जो एटॉमिक मास है 4 यूनिट होता है। He2+ हमने देखा भी था, जो हीलियम न्यूक्लियाई होता है जिससे अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन का मास नहीं लिया जाता है, तो वहाँ भी He2+ का मास 4 यूनिट और हीलियम एटम का भी 4 यूनिट है। एंड 2 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। तो इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव, इसमें कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, NCERT इन टेक्स्ट अनसॉल्व्ड। तो एटॉमिक मास हमारे पास क्या है, तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर हमारे पास 2 प्रोटॉन है, तो मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास क्या है, 2U है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 - 2U, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 हो जाएगा, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को 1U लिया जाता है ना। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 2 पूरा किया। क्लास नंबर 2 में हमने कुछ बेसिक बातें की रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के बारे में और बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। क्लास नंबर 3 में हम लोग ये देखेंगे, हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। तो बोर ने कहा था कि डिफरेंट ऑर्बिट्स अलाउड ऑर्बिट्स होती हैं, एनर्जी शेल्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो हम लोग देखेंगे किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। फिर हम लोग क्लास 11th में केमिस्ट्री चैप्टर 2 में फिर इनको कंटिन्यू करेंगे, जो 9th में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो ऐसे ही कंटिन्यू करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर 11th 12th के बाद आप और अगर आगे कंटिन्यू करते हैं तो फिर आपको प्रैक्टिकल वगैरह इसकी देखनी होगी और भी थ्योरेटिकल इसको देखना होगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। चैप्टर नंबर 4 जो हम लोग कर रहे हैं उसमें क्लास नंबर 3 में हम लोग ये देखेंगे और इसी तरह धीरे धीरे NCERT क्लास 9 में आगे बढ़ेंगे।